में मेरा चयन खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ है। उसके बाद से हमारे व्यूअर्स की, हमारे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि यहाँ पर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिस्कस की जाए। आप सभी जानते हैं यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 2020 वाला 11 अक्टूबर को होने वाला है, तो उस बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बातें मेरे बारे में। मेरा जो वैकल्पिक विषय था वो हिंदी साहित्य था और जो मेरा माध्यम था वो भी हिंदी था। हिंदी मीडियम से मैंने यहाँ से तैयारी की थी और मेरा जो वीडियो में चयन हुआ है ये मेरा पहले प्रयास में हुआ है। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फो है। 2019 का भी प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया है। इसके अलावा ये जो कट ऑफ थी मेरी फॉरेस्ट सर्विस की भी क्लियर हुई थी। ACF-RFO का जो मेंस होता है, ACF-RFO, उसको मैंने लखनऊ में जाके, लखनऊ वाले आयोग में जाके दिया था। कहने का आशय है कि जो उसकी कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई होती है, तो वो भी मेरी क्लियर हुई थी। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फो है, इसमें छूट गई थी। चलते हैं हम लोग आगे। तो ये बस थोड़ा सा आपके मोटिवेशन के लिए कि बस ऐसे ही। तो ये सारा कई सारे न्यूज़पेपर्स में नाम वाम आया, अच्छा महसूस हुआ काफ़ी। गांव का नाम देखिए, ये गौरी कला गांव हमारा ये हो गया, और यहाँ पर हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम हुआ जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया है उसका नाम, और ब्रज बिहारी सहाय, यही स्कूल से मैंने भी पढ़ाई की है, समझ रहे हैं। ब्रज बिहारी सहाय इंटर कॉलेज इलाहाबाद में है ये, यहाँ से मैंने पढ़ाई की है। ये मैम ने भी वहीं से पढ़ाई की है और मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है। ये मैम का स्कूल में इंग्लिश मीडियम होता था, मेरा स्कूल के टाइम से ही हिंदी मीडियम होता था। तो ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे देखिए मेरा लिखा है हिंदी साहित्य, जंतु विज्ञान से MSc किया था। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसी बारे में छोटा सा डिस्कशन रखा गया है मेरे द्वारा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये डिबेटेबल हो गया है आजकल की हिंदी मीडियम से कोई सेलेक्ट ही नहीं होता है, सारे इंग्लिश मीडियम से ही हो जाते हैं, होते हैं। पर थोड़ा आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा सा रणनीति में बदलाव लाना होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग केवल प्रीलिम्स की बात करेंगे और चूंकि प्रीलिम्स के मार्क्स तो ऐड होते नहीं हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये जान लेते हैं कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, सफल 12 में से 10 हिंदी से हैं, सीतापुर में हुए हैं हिंदी से बच्चे, प्रयागराज में 85% अभ्यर्थी यूपी बोर्ड से हैं। यहाँ पर भी मेरा नाम है, नम्रता मैम का भी नाम है, क्योंकि नम्रता मैम ने यूपी बोर्ड से ही थी, नम्रता मैम भी यूपी बोर्ड से ही थी, भले ही उनका मीडियम इंग्लिश था। ये चीज़ें हो गई। बाराबंकी का दिया है, अमेठी का दिया है, और ये मेरे पास एक डाटा है, ये डाटा मुझे मैंने कलेक्ट किया एक जगह से। इसमें पता चलता है कि जो टॉप रैंकर्स हैं उसमें से कौन कौन सी रैंक के बच्चे हिंदी से थे, समझ रहे हैं। मतलब 15th रैंक का बंदा, 36 रैंक का बंदा या बंदी, या फिर ये जो भी लोग हैं ये सारे हिंदी मीडियम से हैं, ये बातें पता चली हैं। हो सकता है कोई और भी हो, तो ये मोटी मोटा एक डाटा है। तो इतने STM में इतने हैं तो है तो काफ़ी कम। आप देखेंगे कि अगर 120 में से इतने हैं तो हैं तो काफ़ी कम, तब भी यहाँ पर सिलेक्शन होता है। आगे चलते हैं, बुक लिस्ट के बारे में है ये। आप ध्यान दीजिएगा कि हर सब्जेक्ट की 11-12 की NCERT पहले पढ़िए। 11-12 की NCERT अगर आपको पढ़ने में तकलीफ में हो रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप छोटे क्लास की NCERT पर शिफ्ट करेंगे, तब आप पढ़ेंगे 9 और 10 की। हर सब्जेक्ट में आपको यही साइकिल फॉलो करना है, वो चाहे हिस्ट्री हो, हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, इकोनॉमी हो, ऐसे करना होता है। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं या विजन IAS की नोट्स पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, इससे बढ़िया कोई किताब नहीं होती है, बार बार पढ़नी होती है। ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 की NCERT। ये क्यों बोली जा रही है 6 से 12? इसलिए क्योंकि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छोटे क्लास की बुक्स में होती है जो कि सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स में हमारे। जनरल साइंस 6 से 12 की NCERT, नॉर्मली ये घटना चक्र से हो जाता है, पीसीएस के एग्जाम के लिए घटना चक्र से हो जाता है। पर्यावरण के लिए आप शंकर IAS की बुक पढ़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे अगर शंकर IAS कठिन लग रही है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में है, तो आप चाहें तो विजन IAS की नोट्स भी पढ़ सकते हैं, जो कि हिंदी मीडियम में आराम से मिल जाते हैं। हर विषय की घटना चक्र जरूर करनी है, क्योंकि हो सकता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कम आए या इनडायरेक्टली आए, घुमा के आए, पर क्वेश्चन आएगा जरूर। हो सकता है कि 2 ही 4 आए, पर आएंगे जरूर, और उससे आप हाथ नहीं धो सकते अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो। दूसरी बात होती है आर्थिकी का डाटा। आर्थिक का जो उत्पादन है, किस कमोडिटी का कितना उत्पादन हुआ, कौन सा राज्य नंबर 1 है, भारत किस नंबर पे है, ये आपको पता होना चाहिए। जनगणना का कई सारा डाटा आपको पता होना चाहिए, नगरीकरण का डाटा, इन सब के लिए भी घटना चक्र पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, आपको उससे इसकी तैयारी करनी है।
उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि यूपी स्पेशल का जो है उसके लिए आपको घटना चक्र लेना है या परीक्षा वाली, इन दोनों में से कोई एक लीजिए, उसी को कई बार पढ़िए तो इसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। घटना चक्र क्या होता है, सारा प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। और इसमें जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हो तो एक्सप्लेनेशन जो उसका दिया होता है, तो उस एक्सप्लेनेशन में भी अगर कोई बात नहीं मिलती है तो उसको भी आप माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो हो गया कि पढ़ना कहाँ कहाँ से है, क्या क्या पढ़ना है, इतनी चीज़ें पढ़ने की हो गई। इसके बाद मेरा एक सजेशन है कि आप एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। मैंने इलाहाबाद में एक छोटी सी कोचिंग है, संभव कोचिंग, छोटी सी कोचिंग कहने का आशय है कि कई सारी होती है ना सो कॉल्ड फेमस कोचिंग, ये ऐसी नहीं थी, 20-50 बच्चे थे, तो उसमें हम जाते थे। रेगुलर एक टेस्ट वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता था हर हफ्ते, उसमें हम लोग जाते थे, टेस्ट देते थे, तुरंत ही कॉपी चेक होकर कॉपी मिलती थी वापस बच्चों को, और उसके बाद मार्क्स आपको बताए जाते थे और वहीं पर फैक्ट्स रटाए जाते थे। हर टेस्ट की फीस आई थिंक शायद 50 रुपये होती थी, काफ़ी कम फीस रखी गई थी। वो अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा था। बट ये है ना कि प्रीलिम्स में आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है, आपको प्रीलिम्स कभी भी टॉप नहीं करना होता। यूपीएससी के टॉपर्स के आप मार्क्स कई बार देखेंगे तो आप पाएंगे कि कट ऑफ जा रही है 105 और मैम के नंबर कितने हैं, 106 नंबर हैं। कहने का मतलब यहाँ पे टॉप करके क्या कर देना है, आपको मेंस में एकदम बम्पर प्रदर्शन करना है, ना कि यहाँ पर टॉप करना है। तो कहने का आशय कि आप ऐसी टेस्ट सीरीज, अभी तो कोरोना है तो आप ऐसा कोई सेंटर नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आप टेस्ट पेपर ले आइए। इलाहाबाद की कोई कोचिंग का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि दे IAS हो गया, GS वर्ड हो गया, ये सारे कोचिंग, क्योंकि इलाहाबाद में इन्हें ट्रेंड पता है UPPCS का, और तो इस केस में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, पढ़ते सभी हैं, जो ये करता है ना उसी का सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। या तो आप कई साल में अपने अनुभव से सीखें, या तो आप किसी के अनुभव से डायरेक्ट सीख लें, दो ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ सॉरी, यहाँ पर करंट अफेयर छूट गया है। करंट अफेयर के लिए क्या करना होता है आपको, विजन IAS की अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं ना तो बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करती है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपकी विजन IAS की मैगजीन से होती है, और ये तो कम बोलना होगा, इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी विजन IAS की मैगजीन से होती है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा घटना चक्र की एक किताब आती है, एग्जाम जब आपका नज़दीक आता है, मान लीजिए कि आपका अक्टूबर में एग्जाम है तो सितंबर के लास्ट में घटना चक्र की किताब आएगी, दृष्टि नवत्र करके किताब आएगी। तो जितनी भी आपको दिखाई दें, हम अपना बता रहे हैं, हम 2-3 जितनी दिखती थी मार्केट में हम तो ले आते थे और उसको फिर पूरी पढ़ डालते थे। कई सारे उसमें फैक्ट्स होते हैं कि ये वाली बुक है, इसके राइटर कौन है, जो दिवस आते हैं हर साल उनकी थीम अलग होती है, तो उन सब के बारे में यहाँ पर अच्छे से तैयारी करनी होती थी। कोई समिट है, कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए होता था। ठीक है, तो इसको आपको करना होगा। फिर दूसरा है एग्जामिनेशन हॉल की मैथमेटिक्स। आई बिलीव कि इस पर बहुत ही कम बच्चे ध्यान देते हैं। तो मेरा मानना था कि हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी है आपको आइडिया होना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं 100 क्वेश्चन करती हूँ और मेरे 70 सही होते हैं, मुझे पता है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए कि हम कितने अटेम्प्ट करें कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए। अब कट ऑफ कैसे क्लियर होगी ये भी आपको समझना होगा। पेपर अगर नॉर्मल जो लीक है उससे हटकर आया है तो फिर जो कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम जाएगी, और अगर पेपर एकदम लीक के जैसा आया है तो फिर जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाएगी। कैसे? जैसे 2018 का जो पेपर था, 2018 का जो UPPCS का पेपर था प्रीलिम्स वाला, वो एकदम सिंपल था, प्रीवियस ईयर से ही अधिकांश क्वेश्चन आए हुए थे। पेपर देखते ही समझ में आ गया कि यार यहाँ तो मेरा आज हो गया सिलेक्शन आराम से, प्रीलिम्स तो क्लियर हमने कर लिया। और तुरंत आप बिलीव नहीं करेंगे, बिलीव क्यों नहीं करेंगे, करना पड़ेगा जस्ट किडिंग। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी क्योंकि सारे फैक्ट्स आपको याद हैं तो आप आराम से टिक मार सकते हो। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है मान लीजिए पूछ रहा है, टाइगर प्लेट कहाँ पर है, एक्सरे मशीन कन्वेंशन किसने किया था, आपको जब याद है आप तुरंत टिक मार देंगे। तो 2018 का पेपर आप कह सकते हो थोड़ा सा इजी था, तो कट ऑफ कह सकते हैं कि ज़्यादा हाई जा सकती है, यानी कि जो ट्रेडिशनल पेपर है, पारंपरिक पेपर अगर आ रहा है तो आप आराम से उसमें समझ सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि कई लोगों की उसमें तैयारी है, सॉरी ज़्यादा जाएगी। समझ रहे हैं आप, अगर पेपर सिंपल आ रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। उसके विपरीत 2019 में क्या हुआ, 2019 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, वहाँ पर घुमाने की कोशिश की गई थी, और स्टेटमेंट भी ऐसे नहीं थे कि UPSC के जैसे आप एलिमिनेट करके कर पाओ।
एलिमिनेट करने वालों ने किया भी, पर वो फैक्चुअल टाइप के मतलब थे, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन को स्टेटमेंट के रूप में बनाया गया था। तो इस पेपर में आपको कैलकुलेट करना था कि ये लीग से हटकर पेपर आया है, तो आपको कितने अटेम्प्ट करोगे कि कितना आपका बनेगा। तभी मैंने यहाँ पर 137 किए थे और इस वाले एग्जाम में आई थी 128 के आसपास मैंने क्वेश्चन किए थे 18 वाले में। तो ये बातें हो गई, आपको ये एग्जाम में ही पेपर देख के समझना होगा कि हमें कितने करने हैं। 1-2 राउंड पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कितना गोला हमें रखना है। तीसरी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो है सी सेट का पेपर। सी सेट के पेपर को इग्नोर नहीं करना है। आप समझिए कि इसमें आपका क्या कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। हो सकता है वो रीजनिंग हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो इंटरपर्सनल स्किल हो, जो भी है उसको थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। और क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया था कि कई लोगों की कट ऑफ जो है सेकेंड पेपर में क्लियर हो गई थी, सॉरी फर्स्ट पेपर में क्लियर हो गई थी, पर वो सी सेट में फेल हो गए थे। तो ऐसे में समस्या आती है क्योंकि आपको सारी मेहनत करी है, पर एक पेपर की वजह से, 1-2 मार्क्स की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं और वो उसकी भरपाई, क्षतिपूर्ति जो है वो हो नहीं पाती है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा भगवान ना करे ऐसी स्थिति किसी के साथ बने, बहुत ही खराब स्थिति है ये। तो सी सेट को थोड़ा देख लीजिएगा। जनरल हिंदी के क्वेश्चन इसमें होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे तो कुछ है नहीं, तो यही सब है। तो यहाँ पर जो सीरीज आप देख लीजिएगा ध्यान से, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी है तो है, ठीक है। और लास्ट ईयर जो पैटर्न आया था एग्जाम का, जो पेपर था वो यूपीएससी ऐसा था। आई विल सजेस्ट कि विजन आईएएस की अगर मैगजीन आपने किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। वो प्रीलिम्स में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी, इंटरव्यू में भी काम आएगी। 2018 के मेंस के एग्जाम में भी विजन आईएएस की मैगजीन से सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन तो मुझे अभी ही याद है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की मध्यस्थता वाला था, आरटीआई एक्ट में संशोधन का क्वेश्चन था, और भी कई सारे क्वेश्चन थे। यूएपीए का अमेंडमेंट हुआ था, टी फैक्ट का जो एक अजीब सा क्वेश्चन था वो उसमें था विजन 2035, विजन 2035, ये एक साइंस टेक वाले में था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप विजन के कंटेंट से ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। और एक बात और हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे कि पैटर्न सेम होने के बाद, किससे सेम होने के बाद, यूपीएससी से सेम होने के बाद यहाँ पर कंपटीशन आपका उन्हीं लोगों के बीच में से है। जो हमारा 18 का बैच तैयार हुआ है, हम सारे ऑफिसर्स कनेक्ट हुए हैं। 2018 का रिजल्ट आने के बाद हम सारे ऑफिसर्स कनेक्ट हुए, एक व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अधिकांश लोग एनआईटी से हैं, एमएनआईटी से हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं और काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई करी है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ पर जो अंतर है वो माध्यम का नहीं है, माध्यम हिंदी और इंग्लिश का अंतर नहीं। आप इस बात को समझिए। विकास कीर्ति सर ने प्रयागराज में सेमिनार करी थी, उसमें भी इन्हीं बातों को अंडरलाइन किया था कि हिंदी मीडियम का जो बच्चा है उसका बैकग्राउंड क्या होता है, वो क्यों हिंदी मीडियम में आखिर पढ़ता है। उसके घर की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होती है कि उसके माता पिता उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाएँ। अब वो जब पढ़ के निकलता है तो वो ग्रेजुएशन में भी क्या करेगा, नॉर्मल बीएससी करेगा या बीए करेगा, जो भी करेगा, और उधर उन्हें क्या होगा, प्रोफेशनल कोर्स कराया जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स कराया जाएगा। अब वहाँ पे अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी, अलग तरह का एक्सपोजर होगा। इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी अलग ही तरीके से डेवलप होती है और हिंदी मीडियम के बच्चों की पर्सनैलिटी एक अलग तरीके से डेवलप होती है। तो इसमें आपको पूरी तरह अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि नहीं, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन में रहिए, तो फिर सिलेक्शन आपका निश्चित है। तो ये थोड़ा सा बोल वचन हो गया, ज्ञान की बातें। तो कहने का आशय था कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, इसके लिए आपको एकदम स्ट्रेटजी पे अलाइन होकर ही काम करना होगा। और 11 अक्टूबर को है आपका एग्ज़ाम, एकदम अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, जितना आप रिवाइज़ कर पाएँ। एक छोटा सा कॉपी बनाइए। मैंने क्या किया था, एक छोटा सा कॉपी बनाया था। जो घटना चक्र से हम लोग पढ़ते हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं, कोई फैक्ट अगर ऐसा मिला जो आपको नहीं याद है तो उसे कॉपी में ही फोल्डर डिवाइड कर लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर सब्जेक्ट का यहाँ पर सेक्शन एक से एक डिवाइड कर लीजिए और मतलब कि 20-20, 50-50 पन्ने का उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट आप उसी में लिख लो। उससे क्या होगा, ये आपके पर्सनलाइज्ड नोट्स बन जाएंगे, मतलब कि आपके अपने हैं, आपने उन चीज़ों को इसमें लिखा है जो कि आपको नहीं पता। तो अगर एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा तो आपके पास एक कॉपी इतनी अच्छी बनेगी जिसमें केवल आपका माल है, समझ रहे हैं आप।
इसमें किसी और का हिस्सेदारी नहीं है। जो आपको नहीं याद रहता है, आपको लगता है आप भूलेंगे, आप इसमें कनेक्ट करते जाइए, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको इसमें कोई चीज़ अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं shraddhagupta883@gmail.com पर। यहाँ पर आई विल ट्राई कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व की जाए। इसके अलावा आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो ये मैंने बता ही दिया। आपको इसके अलावा इसे शेयर करना है, ठीक है। आप अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कीजिए। ये चूँकि नॉर्मली ये पीसेस का है, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें आगे वीडियो आपको मिलेंगे। 4 अक्टूबर को जो यूपीएससी का प्री है, 4 अक्टूबर को यूपीएससी का प्री आपको पता होगा। तो इसके बाद से हम लोग मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूपीएससी का प्री ये एग्ज़ाम मुझे देना है। यूपी पीसेस का मेंस हम सोच रहे हैं छोड़ दें, क्योंकि मेरा मानना है कि अब जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो गई हैं। अब सपना पूरा करने की बारी है। क्योंकि अब जब आप मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं तो महत्वाकांक्षाएं आपके अंदर होती हैं, किंतु आपको बोला जाता है कि नहीं, उसको बाद में कर लेना, पहले स्टेबल हो जाओ, जितना तुम हो पहले उसको यूटिलाइज कर लो, एक चीज़ हो जानी चाहिए। तो इसी को मैंने फॉलो किया था। 2019 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स था उसमें अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी। अच्छी क्या, हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि यूपी पीसेस का मेरा मेंस होना था जून में। तो इस बार इस पे लगे हुए हैं यूपीएससी पे। तो विचार है कि 19 का जो मेंस है वो छोड़ दिया जाए और इस पे तैयारी की जाए। तो फर्दर जो वीडियो है वो आपको मिलने वाला है मेंस स्ट्रेटजी का 5 अक्टूबर के बाद में, और उसके बाद इंटरव्यू की भी बात यहाँ पर अच्छे से की जाएगी, ठीक है। और आई विल सजेस्ट, हाँ एक बात और, ये जो भी मैंने डिस्कस किया है, आप इसको ढंग से अगर फॉलो करेंगे ना तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा। मेरी खुद की फ्रेंड है पूजा पाल उसका नाम है। तो उसका 18 में नहीं सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि श्रद्धा कैसे पढ़ना है, मैंने उसको बताया चीज़ें, उसने फॉलो किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 19 के एग्ज़ाम में उसके मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए। और एक हम लोग का ग्रुप रहता है टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक हम डाल देंगे, उसका लिंक नीचे डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग उस पर ऐड भी हो सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।